तो यहाँ पर हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, जिसमें कहा गया है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी एम कंसेक्यूटिव इंटीजर इज़ डिविजिबल बाय एम। हमें प्रूव करना है कि किसी भी एम कंसेक्यूटिव इंटीजर के प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एम से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है, देखिए इसको हम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव शब्द का अर्थ क्या है। कंसेक्यूटिव शब्द का अर्थ होता है एक के बाद एक, मतलब एक के बाद दूसरा टर्म जो आएगा वो पहले वाले से कितना ज़्यादा होगा, वन ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम थ्री लेते हैं, थ्री से नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, फोर। तो फोर जो है थ्री से कितना ज़्यादा है, हुआ वन। इसके बाद आएगा फाइव, फाइव क्या होगा उससे और एक ज़्यादा, इसके बाद आएगा सिक्स। इस तरह के जो एक 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 ज़्यादा करके जो इंक्रीज़ होता है इंटीजर्स, इनको कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर मतलब नंबर, प्लस या माइनस दोनों ही नंबर को कहा जाता है इंटीजर। अभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ एम कंसेक्यूटिव इंटीजर। एम का मीनिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कितने इंटीजर्स हैं, एक दो तीन चार। तो यहाँ पर चार है, अगर हम लोग तीन लेते तो थ्री लिखते। सपोज़ ऐसा करते करते, सपोज़ अभी हम लोग ले रहे हैं 12 13 14, तो यहाँ पर हमने कितना इंटीजर्स लिया, थ्री। अगर अभी हम इतना इंटीजर्स ले ले कि उनका नंबर ही हम लोगों को अच्छी तरह से पता ना हो, जनरली जैसे कि थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, कोई 17 इंटीजर्स ले सकता है, कोई सिक्स इंटीजर्स ले सकता है, जिसका मन जितना चाहे वो इतना ले सकता है। लेकिन अगर जनरली किसी चीज़ को अगर डिनोट करना हो कि जनरली किसी एक लेटर से अगर हम उसको डिनोट करना चाहे, इतना नंबर तो देखिए लिख पाना कोई पॉसिबल काम नहीं है। कौन कितना लेगा, जिसके मन में जो आएगा वो लेगा। लेकिन जनरली इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहे उस नंबर को, तो हम लोग एम से डिनोट कर रहे हैं। एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एम का वैल्यू थ्री भी हो सकता है, फोर भी हो सकता है, सिक्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग उसको जनरली डिनोट कर रहे हैं एम से। कितने टर्म्स हैं, एम टर्म्स हैं हमारे पास या जैसे कि यहाँ पर चार टर्म्स है, यहाँ पर थ्री टर्म्स है। इस तरह से मान लेंगे कि हमारे पास क्या है, एम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं और उनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट मीन्स इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई करने से, जैसे कि यहाँ पर थ्री फोर फाइव सिक्स है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर से डिवाइड कर सकते हैं। फोर फोर डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। इसको देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थ्री टर्म्स है ना, इनके प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्री से डिवाइड कर सकते हैं। टी फोर ज़ा 12। तो उसी तरह से हमें दिखाना है कि अगर हम एम कंसेक्यूटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एम से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फोर से थ्री से डिवाइड किया था, उसी तरह से एम से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो यहाँ पर एम जो है वो आर्बिटरीली लिया गया है। वो चाहते तो यहाँ पर फोर भी ले सकते थे, थ्री भी ले सकते थे। देखिए इस टाइप का सेम टू सेम एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन, जिसमें दिया गया है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 24। तो यहाँ पर फोर मेंशन किया गया है। देखिए फोर, यहाँ पर फोर मेंशन किया गया है। लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें फोर या फिर सिक्स कुछ भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर बस एम लिख के रख दिया गया है। दैट्स वाई वही चीज़ है, यहाँ पर जनरली इस चीज़ को लिखा गया है। तो इसको प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें कंसिडर करना होगा कुछ एम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो लिखना शुरू करेंगे हम। क्योंकि हम अपने मन से लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पर लिखेंगे लेट एम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे नहीं लिख सकते। यहाँ पर हम सब कुछ जनरली हम लोग डिनोट करेंगे आर्बिटरी एलिमेंट को पकड़ते हुए। अगर हम लोग यहाँ पे 12 लिखते तो ये जनरल नहीं रहेगा, ये आर्बिटरी नहीं रहेगा। और दूसरा कोई स्टूडेंट होगा वो अपने मन से कोई दूसरा नंबर लिख देगा। तो अगर हम लोग इस तरह से कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए मैं लिख देता हूँ वन, इसके बाद लिख देता हूँ उससे एक ज़्यादा कितना होगा टू, इससे एक ज़्यादा कितना थ्री। तो ऐसा अगर लिख देते हैं हम तो ये जनरल नहीं रहता, ये तो सिलेक्टिव हो गया ना कि हाँ आप क्या कर रहे हो, ये सब नंबर लिख रहे हो तो इसको डिवाइड हो सकता है। दूसरे लोगों के मन में ये भी शंका होगा कि आप वन टू थ्री ले रहे हो, उससे शायद डिवाइड हो जाता होगा, लेकिन बाकी जो नंबर बचे हुए हैं उनसे शायद डिवाइड नहीं होता होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
हम 1 2 3 ये सब ना लिख के सबसे पहला जो टर्म होगा हमारा वो लेंगे हम लोग सी या फिर आपके मन में जो भी चाहे आप कोई अल्फ़ाबेट ले सकते हो। लेट एम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी, सबसे पहले लिखेंगे सी। इसके बाद सी के बाद नेक्स्ट आएगा सी से एक ज़्यादा यानी C+1। इसके बाद आएगा उससे एक ज़्यादा मतलब C+2। इसके बाद उससे एक ज़्यादा C+3। इस तरह से चलता जाएगा चलता जाएगा। और कहाँ तक जाएंगे हम? एकदम लास्ट में जाएंगे। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा, ये लिखने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या चीज़ है। देखिए, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाला जो प्लेस है यहाँ पर हमने सी लिखा। सी के साथ कितना प्लस है? सी के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है? ज़ीरो। फर्स्ट फर्स्ट जो पोजीशन है उस पर देखिए कितना प्लस हुआ? ज़ीरो। सेकंड पोजीशन में क्या हुआ? 2 से एक कम यानी 1 प्लस हुआ। थर्ड पोजीशन में क्या हुआ? 3 से एक कम यानी 2 प्लस हुआ। फोर्थ पोजीशन में देखिए क्या हुआ? 4 से एक कम यानी 3 प्लस हुआ। तो इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो लास्ट वाला जो होगा, कितने टर्म्स है टोटल हमारे पास? m टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? m टर्म्स हैं। तो लास्ट वाला जो टर्म है वो कौन सा होगा? mth टर्म। तो वहाँ पर क्या होगा? देखिए सी के साथ कितना प्लस होगा? 4 से एक कम माइनस हुआ, 3 से एक कम माइनस हुआ, तो m से एक कम ये ऐड हो जाएगा सी के साथ। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा हमारा? C+m-1। C+m-1 ये हो जाएगा हमारा लास्ट वाला टर्म। तो ये तो लिख दिया हमने। अब यहाँ पर लिख देते हैं कि वेयर सी इज़ एनी इंटेजर। सी कोई भी एक इंटेजर है, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या चीज़ होता है? जैसे कि आप क्या कर रहे हो, सपोज 4 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 1 से 3, रिमाइंडर कितना आया? 1। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इन सब को किस से डिवाइड करना है? इन सब के प्रोडक्ट को किस से डिवाइड करना है? m से डिवाइड करना है ना। तो अगर हम इन सब के प्रोडक्ट को m से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग c को पकड़ लेंगे। हम दिखाएंगे कि वो m से अगर हम लोग c को डिवाइड करें तो क्या होगा। ये जो केस है ना, फर्स्ट हम उसको पकड़ेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 3 × 4 × 5 × 6 किया हमने। 4 से हम लोग यहाँ पर हमने इसको इस पूरे चीज़ को डिवाइड किया। ठीक है ना, ये सब क्या हो रहे हैं? प्रोडक्ट हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर कितना सारा टर्म था? बहुत सारा टर्म था। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, पहला जो है सी, उसको अगर ऐसा सोचेंगे कि अगर हम लोग सी को अगर एम से डिवाइड करें, जैसे कि 4 और 4 कैंसिल गया था, हो सकता है कि इस तरह से अगर इनके प्रोडक्ट को हम लोग एम से डिवाइड करें तो एम से सी का भी कैंसिलेशन हो सकता है। तो हम लोग वो वाला केस सोचेंगे कि अगर हम एम से सी को डिवाइड करें तब क्या होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे। लिखेंगे applying division algorithm for, किसके किसके लिए हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम लगा रहे हैं? फॉर C एंड M वी हैव। देखिए डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या कहा था कि आप किसी भी दो इंटीजर को अगर डिवाइड करते हो तो उनके लिए आपको, मतलब किसी भी एक से दूसरे को अगर डिवाइड करते हो, जैसे कि यहाँ पर m और c को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, m से c को डिवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए हमें दो और इंटीजर्स मिलेगा q और r, जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं c इज इक्वल टू MQ प्लस r। तो हमारे पास c और m तो पहले से ही था, और अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम अगर आप m से c को डिवाइड करते हो तो आपको और दो इंटीजर्स मिलेगा q और r, और उनके बीच में रिलेशन क्या बनेगा यहाँ पर? c इज इक्वल टू एम क्यू प्लस आर। q माने क्वेश्चन एंड r माने रिमाइंडर। तो c इज इक्वल टू क्या होगा? m इंटू क्यू प्लस r। ये जो r है, ये r का एक पर्टिकुलर रेंज होता है। वो क्या होता है देखिए,
ये जो आर है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब ज़ीरो के बराबर या फिर ज़ीरो से ग्रेटर, लेकिन हमेशा एम से छोटा रहता है, एम के कभी भी बराबर नहीं होता। तो आर का वैल्यू का रेंज ये है। ठीक है, अभी हम लोग देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल टू ज़ीरो। आर का वैल्यू क्या पकड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है आर का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, ज़ीरो से शुरू हो रहा है, क्योंकि वो ज़ीरो के बराबर है और ज़ीरो से ग्रेटर है, ज़ीरो से नीचे नहीं है, ज़ीरो के ऊपर या फिर ज़ीरो के बराबर और एम से छोटा। तो सबसे पहले आर का वैल्यू क्या आएगा, ज़ीरो। फॉर आर इज इक्वल टू ज़ीरो, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम क्यू। अभी आप देखिए यहाँ पर, अगर आप किसी भी इंटेजर को इस तरह से लिख पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं फोर को लिख सकता हूँ, सिक्स को लिख सकता हूँ थ्री इंटू टू। तो थ्री के टर्म्स में हमने सिक्स को एक्सप्रेस किया और इससे क्या पता चलता है कि थ्री से क्या होता है, सिक्स डिवाइड होता है। जब आप किसी इंटेजर को दूसरे एक इंटेजर के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर दोगे तो उसका मतलब है कि उससे वो डिवाइड होता है। इस तरह से सिक्स को हमने लिखा, अगर हम लोग लिख दें 14 को, तो 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2। तो देखिए 7 के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया, इसका मतलब क्या है कि 7 से 14 डिवाइड होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हमने सी को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, एम इंटू क्यू। तो क्यू जो है वो हमारा दूसरा इंटीजर है, उसके ऊपर ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमने एम के ऊपर एम के टर्म्स में उसको कन्वर्ट किया है। तो इसका मतलब है देयरफॉर एम डिवाइड्स सी। ये इसका साइन का मतलब है डिवाइड्स। एम किसको डिवाइड करता है, सी को डिवाइड करता है। तो जैसे कि हमने दिखा दिया है कि फर्स्ट वाला जो टर्म है उसको एम डिवाइड करता है, उसी तरह से धीरे धीरे बाकी जो टर्म्स है उनको भी डिवाइड करता है, ये चीज़ हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फील्ड लेंगे नेक्स्ट वैल्यू, आर का जो नेक्स्ट वैल्यू होता है, फॉर आर इज इक्वल टू 1। तो आर इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, सी इज इक्वल टू एम क्यू, आर के जगह पे क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका जो यूज़ करेंगे ना हम, कहाँ पे यूज़ करेंगे देखिए अच्छे से। अभी हम ये तो ख़त्म हो गया, अभी हम लास्ट से इस तरफ जाएंगे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ सेकंड वाले तक। ठीक है, इसका काम तो हो गया, इसका तो दिखा दिया हमने, एम सी को डिवाइड करता है। अभी हम इसको लेंगे, तो इसका क्या है वैल्यू, सी प्लस एम माइनस वन। सी का वैल्यू क्या है, एम क्यू प्लस वन, प्लस सी के जगह पे लिख दिया हमने एम क्यू प्लस वन और यहाँ पर एम माइनस वन। तो एम क्यू प्लस वन प्लस एम माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, यहाँ पर क्या बचेगा, एम क्यू प्लस एम, एम को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, क्यू इंटू वन। तो देखिए हमने क्या कर दिया, सी प्लस एम माइनस वन को एक्सप्रेस कर दिया एम के टर्म्स में, एम इंटू एनी इंटेजर। इसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पर एम है देखिए, एम इंटू दिस इंटेजर। तो इसका मतलब क्या है कि एम जो है सी प्लस एम माइनस वन को क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्या करेंगे, आर का वैल्यू लेंगे, आर इज इक्वल टू टू। फॉर आर इज इक्वल टू टू, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम क्यू प्लस टू। अभी देखिए क्या करेंगे, इसके ठीक आगे जो टर्म है यहाँ पर जो हमने लिखा नहीं है, डॉट डॉट का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स हैं। तो इसके ठीक आगे वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं थ्री के आगे वाला टर्म उससे एक कम है, तो इसके आगे वाला टर्म जो है इससे एक कम होगा। तो चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं सी प्लस एम माइनस वन और उससे एक कमा देते हैं। तो एक कमाने से क्या होगा, सी प्लस एम माइनस वन माइनस वन, माइनस माइनस प्लस सी प्लस एम माइनस टू। कितना होगा, सी प्लस एम माइनस टू। तो इसके आगे वाला जो टर्म है वो कितना है, सी प्लस एम माइनस टू। तो यहाँ पे लिखेंगे सी प्लस एम माइनस टू इजिकल टू, सी का वैल्यू है एम क्यू प्लस टू और यहाँ पर प्लस एम माइनस टू प्लस टू कैंसिल, यहाँ पे बचेगा एम क्यू प्लस एम, एम को कॉमन लेंगे क्या बचेगा, क्यू प्लस वन। तो देखिए इसको भी हमने एम इंटू एनी इंटेजर इस फॉर्म में लिख दिया, इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, एम एम के ऊपर ध्यान देना है, एम इंटू दिस लिख दिया हमने। तो इसका मतलब है देयर फोर एम डिवाइड्स सी प्लस एम माइनस टू। तो इतना हो जाने के बाद अभी बीच में जो है उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा चले जाएंगे इसमें
इसको करेंगे सीधा चले जाएंगे इसमें C+1 में, बाकी और लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा। हम इसमें डॉट डॉट दे देंगे, ठीक है। तो डॉट डॉट का मीनिंग क्या होता है कि इसमें बहुत सारे हैं, आप यहाँ पे 2-3 बार डॉट डॉट दे दीजिए। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, बाकी जो बचा हुआ है इनको भी हमने किया है, बहुत सारे हैं। किनको करेंगे, एकदम लास्ट वाले में चले जाएंगे हम C+1 में। तो C+1 के लिए आर का वैल्यू क्या लेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पर आर का वैल्यू पहले 0 लिया, इसके बाद 1 के लिए कौन सा लिखा, ये वाला। 2 के लिए कौन सा लिखा, इसके जस्ट आगे वाला। तो एकदम लास्ट में जो आएगा मतलब C+1, ये तो हो चुका है, ये तो एकदम शुरुआत में हो चुका है, देखिए यहाँ पर m डिवाइड c। ये वाला जो है C+1, इसको भी दिखाना है कि वो m से डिवाइड होता है। तो उसको m से डिवाइड दिखाने के लिए हमें r का वैल्यू क्या पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो r का वैल्यू देखिए क्या पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पे c के साथ जो प्लस हुआ m-1 वही होगा यहाँ पर r का वैल्यू। क्योंकि जब हमने r का वैल्यू 1 पकड़ा, आर का वैल्यू जब हमने 1 पकड़ा तब हमने किसको लिया, इसको लिया C+m-1। और जब आर का वैल्यू जब हमने 2 पकड़ा तब इसके ठीक आगे वाला पकड़ा। तो इसी तरह से यहाँ पर देखिए इंटरचेंजिंग होगा, जब हम लोग इसको पकड़ेंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, m-1। तो लिखेंगे यहाँ पर फॉर r इजिकल टू m-1, कौन सा ले रहे हैं हम लोग, C+1। अच्छा पहले हम लोग लिख लेते हैं c इजिकल टू m³ प्लस आर के जगह पे क्या लिखेंगे, m-1। इसको लिख के हम छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करना है, C+1 लेना है। देयरफॉर C+1 इजिकल टू m³ प्लस m-1 और साथ में +1। तो +1 -1 दोनों जाएंगे कैंसिल, m³ प्लस m, यहाँ से m को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, q+1। तो देखिए हमने C+1 को भी m इंटू यानी इंटीजर इस फॉर्म में हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको भी हमने m के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर m डिवाइड्स C+1। तो हमने दिखा दिया है कि m जो है वो लास्ट से लेकर फर्स्ट की तरफ बहुत सारे जो इंटीजर्स हैं सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। पहले हमने दिखाया कि इसको डिवाइड कर रहा है, इसके बाद दिखाया इसको, इससे शुरू करके हमने दिखाया सीरियली कि यहाँ तक वो सभी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लास्ट में कंक्लूजन लिख लेंगे, देयर दस फॉर एनी इंटीजर और एनी इंटीग्रल वैल्यू फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। मतलब c का कोई भी वैल्यू, अगर c के जगह पे आप कोई भी इंटीजर बिठाते हो तब क्या होगा, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c, 1 ऑफ c कोमा C+1 प्लस C+2 डॉट 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 कोमा C+m-1 इज डिविजिबल बाई m। अब c का वैल्यू जो भी पकड़ोगे इनमें से कोई ना कोई क्या होगा, m से डिवाइड होगा ही, क्योंकि हमने दिखा दिया यहाँ पर कि वे डिवाइड m से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो इनमें से कोई ना कोई क्या जाएगा, m से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो देयरफॉर जो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम m इंटीजर्स का, कंसेक्यूटिव इंटीजर का हम लोग अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो m से डिवाइड होगा ही होगा। क्योंकि हमने देख लिया कि c का वैल्यू जो भी हो क्या होगा, वो इनमें से कोई ना कोई m से डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो 10 हम लोग लिख देंगे लास्ट में, देयरफॉर m डिवाइड्स c, प्रोडक्ट करना है ना, तो प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे, c इंटू C+1 इंटू C+2 इंटू डॉट 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 इंटू C+m-1, ठीक है। तो ये इसको डिवाइड करेगा। तो ये हो गया कंक्लूजन। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहा गया है इफ़ a and b be any two positive integers then GCD of k and kb is equal to k into GCD of a and b for any integer k greater than 0। मतलब अगर a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं
तो हमें दिखाना है कि के और के बी का जो जीसीडी होगा वो किसके बराबर होगा, के इंटू जीसीडी ऑफ ए और बी के बराबर होगा, और के का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये हमारे टेक्स्ट बुक के 122 पेज में है, ये क्या हुआ है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं थ्योरम नंबर 7 में दिया गया है ये चीज़। तो इसमें क्या कहा गया है, जो सेम क्वेश्चन लिखा है वही हमें क्या करना है, ये चीज़ प्रूफ करके दिखाना है, दिस इक्वल टू दिस। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम। क्या चीज़ पता होना चाहिए हमें, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम क्या चीज़ है, देखिए यहाँ पर। तो यूक्लिड ने कहा कि अगर आप किसी भी दो नंबर का जीसीडी निकालना चाहते हो तो जीसीडी निकालने के लिए एक स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, और वो स्टेप क्या है, सबसे पहले जो छोटा नंबर होगा उससे आप बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 18 से हमने 51 को डिवाइड किया, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसका रिमाइंडर रहेगा। तो इस रिमाइंडर को आप इस तरह से लिख सकते हो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो आपको रिमाइंडर मिलेगा उस रिमाइंडर से आपको क्या करना है, डिवाइज़र को, जो पहला यहाँ पे डिवाइज़र था उसको आपको डिवाइड करना है। तो 15 से 18 को डिवाइड करेंगे, फिर से रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर से आपको उस डिवाइज़र को डिवाइड करना है। करने के बाद जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक आपको करते जाना है, और जहाँ पर जाके 0 हो जाएगा, जिस स्टेप में आपका 0 हो जाएगा वहाँ पर आपका जो मतलब डिवाइज़र रहेगा वही डिवाइज़र हो जाएगा आपका जीसीडी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डिवाइज़र कौन था, 3 था, 3 से हमने डिवाइड किया था, तो 3 के लिए हमारा रिमाइंडर क्या आ गया है, 0 आ गया है, तो 3 हो गया। यहाँ पर जो 51 और 18 जो है उनका जीसीडी, 51 और 18 का जीसीडी कौन है, 3, क्योंकि 3 के लिए रिमाइंडर क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ अलग चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 15,3। ये ऐसा किस लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये भी हम जान लेंगे। तो इसको जानने के लिए हम जाएंगे इस पेज में। तो देखिए इस पेज में एक लेमा दिया गया है, ये भी एक थ्योरम की तरह ही है। तो जिसमें कहा गया है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब वही चीज़, ये जो चीज़ लिखा हुआ है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो अगर ऐसा रहता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए और बी का जो जीसीडी होगा वो बी और आर के जीसीडी के बराबर होगा। किस चीज़ का, ए और बी का जो जीसीडी होगा वो बी और आर का जीसीडी के बराबर होगा। ये चीज़ हमें पता है आज। तो इसी का इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया। देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 51 और 18 का हम लोग जीसीडी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया आर। ठीक है। तो जीसीडी ऑफ ए एंड बी किसके बराबर है, जीसीडी ऑफ बी एंड आर। बी और आर क्या है, 18 और 15, 18 और 15 के बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर ये वाला है ए, ये वाला है बी, ये वाला आर। तो ए और बी का जो जीसीडी है वो बी और आर यानी 15 और 3 के बराबर है। इसके बाद लास्ट में देखिए यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी और यहाँ पर है आर। तो ए और बी का जो जीसीडी है मतलब 15 और 3 का जो जीसीडी है वो 3 और 0 के जीसीडी के बराबर है। इसी चीज़ को उन्होंने लिखा, उसी का हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अप्लाइंग यूक्लिडियन एल्गोरिथम ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स। किस किस के लिए हम लोग यहाँ पर एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं ए और बी जो कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, उनके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अगर बी से ए को डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, हमें Q1 और R1 दो ऐसे इंटीजर्स मिलेंगे। Q1 मतलब क्वोशिएंट और R1 मतलब रिमाइंडर, जिसके लिए हम लोग लिख सकते हैं A इज इक्वल टू Q1B प्लस R1। तो R1 का तो वैल्यू आपको पता है, R1 का रेंज क्या होता है, R1 जो है रिमाइंडर जो है वो 0 से ग्रेटर या फिर 0 के बराबर होगा। लेकिन जो डिवाइज़र है, B मतलब क्या है, डिवाइज़र, डिवाइज़र से क्या रहेगा, हमेशा ये छोटा रहेगा, ये स्मॉलर रहेगा। ये चीज़ हमें मालूम होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मतलब हम लोग ये स्टेप करते हुए जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ये स्टेप करते हुए गए जब तक हमें 0 नहीं मिल गया रिमाइंडर। तो इसके लिए हर स्टेप में हमने ये जो लाइन लिखा, ये वाला लिखा, ये वाला लिखा, ये वाला लिखा। पहले देखिए 15, पहले 18 यहाँ पे था, फिर नेक्स्ट स्टेप में 18 क्या आ गया, 51 के जगह पे आ गया, और 15 रिमाइंडर में था, 15 यहाँ पर आ गया।
ठीक है। इस स्टेप में देखिए 15 यहाँ पे था, 15 यहाँ पे आ गया, 3 रिमाइंडर में था, 3 यहाँ पर आ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर ए था, इसके बाद यहाँ पर बी था, नेक्स्ट स्टेप में बी यहाँ पर आ गया, R1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, R1 की जगह पे कौन आ जाएगा, R2 आ जाएगा। R2 के लिए भी सेम लिखेंगे, R2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन R1। ठीक है, R1 क्या हो गया यहाँ पर, R1 अभी डिवाइज़र है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो R1 है वो यहाँ पर आ जाएगा और R3 जो R1 है वो यहाँ पर आ जाएगा और जो R2 है यहाँ पर, ये R2 है, तो ये R2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और इसके जगह पे आ जाएगा R3। डॉट 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 इस तरह से ये प्रोसेस चलता हुआ जाएगा, चलता हुआ जाएगा। कब तक चलता रहेगा, जब तक रिमाइंडर, देखिए यहाँ पर R1 R2 R3 ये सब रिमाइंडर है, जब तक ना रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एकदम लास्ट वाले स्टेप में चले जाएंगे। ये जो है जनरली यहाँ पर जनरल n-3 देकर लिखा गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसको हम लोग मतलब इसको अगर समझ में ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 स्टेप लिखकर एकदम लास्ट वाले में चले जाएंगे। लास्ट वाला स्टेप तो हमें पता ही है कि लास्ट वाले में क्या लिखना है, रिमाइंडर हमें 0 लिखना है। फिर यहाँ पर तो R रहेगा, R को बाद में लिखेंगे। देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर लास्ट में लास्ट में आपको 0 लिखना है। क्या लिखना है, एक 0 देना है रिमाइंडर के जगह पे। फिर यहाँ पर हम देखते हैं क्या खासियत है इसका। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर तो 0 हो गया रिमाइंडर के जगह पे। यहाँ पर जो R का जो वैल्यू रहता है, R के नीचे जो सफिक्स रहता है, यहाँ पर सफिक्स में कितना है 2, इससे Q का जो सफिक्स होता है वो 1 ज़्यादा होता है। तो हम मतलब यहाँ पे R जो है कितना स्टेप तक चलता हुआ जाएगा, ये n स्टेप तक चलता हुआ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, जैसे कि R1 R2 R3 R4 ऐसे करते करते कितना स्टेप तक चलता हुआ जाएगा, n स्टेप के बाद हमें 0 मिलने वाला है। तो यहाँ पर R के सफिक्स में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। लेकिन जो Q होगा, Q के सफिक्स में R से 1 ज़्यादा रहता है। तो इस देखिए जैसे कि यहाँ पर 2 है, जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 से 1 ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 2 से 1 ज़्यादा है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग Q के नीचे क्या लिखेंगे, n+1। ठीक है, तो Q के नीचे n+1 लिखा गया है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि R के साथ क्या रहता है, R के पास यहाँ पर जो हमने लिखा उससे 1 कम, मतलब 2 से 1 कम 1, यहाँ पर जो लिखा था यहाँ पर R है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से जा रहा है ये चीज़। असल में इसको देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर R के पास जो था उससे 1 माइनस करके जो मिला वही यहाँ पर R के सफिक्स में है। 2 से 1 माइनस हुआ तो कितना मिला, 1 मिला, तो R के नीचे 1 है। तो उसी तरह से यहाँ पर R के पास जो है n है, उससे 1 कमा देंगे तो जो मिलेगा वही यहाँ पर R के सफिक्स में रहेगा। तो ये हमने लिख दिया लास्ट वाला। तो लास्ट वाला लिखने के बाद मतलब इसके नेक्स्ट ऊपर वाला एक लिख देंगे। किस तरह से लिखेंगे, देखिए उसी को फॉलो करते हुए, यहाँ पर n है ना, यहाँ पर हम n जो है वो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से ही वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे n से 1 कम रहेगा, और यहाँ पे n से 1 कम रहेगा, मतलब 1 माइनस कर देंगे, और यहाँ पे n से और 1 माइनस रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है Rn-1 वो इधर चला जाएगा, और इससे 1 माइनस कर देंगे, 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 जो रहेगा वही बैठ जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ क्या हुआ है। यहाँ पर जो Rn था वो यहाँ पे चला गया, Rn इधर चला गया, फिर Qn+1 जो है उससे 1 माइनस किया, सॉरी Rn जो है Rn से 1 माइनस किया, जो मिला वो यहाँ पे बिठाया। इसके बाद जो Qn+1 है उससे 1 माइनस किया, फिर जो मिला वो बिठाया। इसके बाद Rn-1 जो है उससे 1 माइनस किया करने के बाद जो मिला वो यहाँ पे बिठाया। इसके बाद जो ये वाला जो है ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर इससे 1 माइनस करेंगे, जो मिलेगा यहाँ पे बिठाएंगे, फिर इससे 1 माइनस करेंगे, जो मिलेगा वो यहाँ पे बिठाएंगे, और इससे 1 माइनस करेंगे, जो मिलेगा वो यहाँ पे बिठाएंगे। बस इतना लिख देने से ही हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने। फिर इसके बाद क्या करना है, देखिए इसके बाद ये वाला चीज़ आता है। ये वाला चीज़ तो अभी हमने देख लिया है इस लेमा में, यहाँ पे कि हम अगर GCD ऑफ A = BQ + R लिखते हैं तो GCD ऑफ A और B किसके बराबर हो जाएगा, GCD ऑफ B और R। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिखते हुए जाएंगे। GCD ऑफ फर्स्ट किसका हम लोग GCD कर रहे हैं, GCD ऑफ A और B का।
तो ए और बी का जीसीडी किसके बराबर होगा, बी एन आर वन। फिर बी और आर वन का जो जीसीडी है वो किसके बराबर होगा, आर वन और आर टू के, ठीक है। फिर आर वन और आर टू का जो जीसीडी है वो आर टू और आर थ्री के बराबर होगा, डॉट डॉट चलता जाएगा। फिर ये किसके बराबर हो जाएगा, आर एन माइनस टू और आर एन माइनस वन। फिर आर एन माइनस वन, आर एन, फिर आर एन और आर जीरो के जीसीडी के बराबर हो जाएगा। तो ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट मीन्स जीसीडी ऑफ आर एन, जीसीडी ऑफ आर एन किसके बराबर होगा, सिर्फ एक ही नंबर रहेगा तो उसका जीसीडी कौन होगा, वो तो वो खुद ही होगा ना। तो यहाँ पर आर एन लिख दिया, इसको दे देंगे नंबर वन। तो ये तो हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है इनको के से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि जीसीडी ऑफ के एन टू के बी। यहाँ पर तो बस जीसीडी ऑफ ए एंड बी निकला हुआ है, हमें जीसीडी ऑफ के इंटू नहीं सॉरी के कॉमा के भी निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए पूरा के से मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ जहाँ पे जो नंबर था उसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको के से मल्टीप्लाई किया, इसके बाद इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, सबको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। बस के से मल्टीप्लाई करना है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने ये स्टेप लिखा, उसी तरह से सेम टू सेम आपको बस क्या करना है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी लिखना है। और यहाँ पर ए के आगे के रहेगा और बी के आगे के रहेगा, और यहाँ पे जितना भी चीज़ लिखा हुआ है उनके आगे के रहेगा। तो लास्ट में क्या और बचेगा, यहाँ पर ज़ीरो, ज़ीरो का तो कोई वैल्यू नहीं है, जीसीडी ऑफ के आर एन, उसको लिखेंगे के आर एन, उसको देंगे नंबर टू। तो नंबर वन और नंबर टू दोनों को अगर मिला देते हैं हम, तो नंबर वन और नंबर टू के देखिए मिलाने से क्या होगा, आर एन जो है, आर एन का वैल्यू कितना है, जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो आर एन है इसके जगह पे हम लिख देंगे जीसीडी ऑफ ए एंड बी। तो अल्टीमेटली ये चीज़ प्रूफ हो जाता है। तो अगर आपको ये वाला जगह अच्छे से समझ में ना आया हो तो इसको चलिए हम यहाँ पर थोड़ा क्लियरली करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहले क्या था, जीसीडी ए इजिकल टू बी क्यू, हमने बी से सपोज़ ए को डिवाइड किया, तो उसके लिए हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से लिख सकते हैं ए इजिकल टू बी क्यू वन प्लस आर वन, ठीक है। क्यू वन और आर वन क्या है यहाँ पर, क्वोशंट और रिमाइंडर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, क्योंकि हम लोग स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए, ज़ीरो ना आ जाए। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, बी आर वन से बी को डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, आर वन से बी को डिवाइड करेंगे। तो उसको इसके लिए लिख सकते हैं बी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्यू वन की जगह पे क्यू टू रहेगा, और आर वन इधर आ जाएगा, और यहाँ पे आर वन की जगह पे आर टू। फिर क्या करेंगे, आर टू से हम आर वन को डिवाइड करेंगे, तो आर वन इधर आ जाएगा, आर टू इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्यू टू की जगह पे क्यू थ्री, और आर टू यहाँ पे, और आर थ्री यहाँ पे। यहाँ इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में हम लोग कितना टाइम्स करेंगे, वन टू, ऐसा करते करते हम आर एन टाइम्स तक करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आर के नीचे सफिक्स में जितना रह रहा है उसके आगे जो क्यू है उसके साथ वन ज़्यादा रह रहा है। तो लास्ट वाले में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग एन प्लस वन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, क्यू के नीचे एन प्लस वन। और यहाँ पे जो आर का नीचे देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आर के पास जो है उससे एक कम, तो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे कितना है, एन है ना, तो यहाँ पे एन माइनस वन लिखेंगे। तो ठीक इसके आगे वाला क्या होगा, इसके आगे वाला देखिए नेक्स्ट क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना है, ज़ीरो है, ठीक है। ये जो आर एन है, यहाँ पर आर एन क्या है, यहाँ पर डिवाइज़र। ये डिवाइज़र असल में पहले क्या था, असल में डिवाइज़र यहाँ पे जैसे कि यहाँ पर देखिए आर टू, ये आर टू यहाँ पर डिवाइज़र है, लेकिन पहले क्या था वो रिमाइंडर। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर बन जाएगा। उस अभी क्या करेंगे, आर एन जो है ना उससे वन माइनस कर देंगे, तो आर एन माइनस वन, इससे भी एक माइनस कर दें, क्यू एन प्लस वन जो है, एन प्लस वन से अगर एन वन माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, क्यू एन बचेगा। और इससे भी वन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, आर एन माइनस वन माइनस वन माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा आर एन माइनस टू, तो इधर बचेगा आर एन माइनस टू। तो उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, अगर आप चाहते हो तो एक और एक स्टेप लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हो। यहाँ पर जो ये वाला चीज़ डिवाइज़र है वो यहाँ पे रिमाइंडर बन जाएगा आर एन माइनस वन, और फिर इससे वन माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, आर एन माइनस टू, और अगर इससे वन माइनस करेंगे तो क्या कितना मिलेगा, आर एन माइनस वन इज इक्वल टू, इससे अगर वन माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, आर एन माइनस थ्री। तो ये ऐसा लिखना है हमको, ठीक है। तो
सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा गया है शो दैट फॉर एनी इंटीजर ए वन ऑफ द इंटीजर्स ए ए+2 ए+4 इज़ डिविजिबल बाई 3। तो हमें दिखाना है कि अगर ए कोई भी इंटीजर है तो ए या फिर ए+2 या फिर ए+4 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। ये चीज़ हमें अभी करके दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। डिवीजन एल्गोरिथम ने क्या कहा, लिखेंगे अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर किस किस के लिए, ए और 3 के लिए, फॉर ए एंड 3। किस लिए हम लोग ए और 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि 3 से इसको डिवाइड हो रहा है ऐसा दिखाना है। ठीक है, 3 से ये डिवाइड हो रहा है ऐसा हमें दिखाना है। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि यहाँ पर 3 ए को डिवाइड कर रहा है और उसके लिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर आप 3 से ए को डिवाइड करोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा क्यू और एक रिमाइंडर मिलेगा आर, जिसके बीच में रिलेशन है ए इज इक्वल टू सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जो आर है, आर का रेंज क्या है, वो आर जो है 0 के बराबर या फिर 0 के से ग्रेटर है, लेकिन हमेशा क्या है, बी से लेस देन है। बी मतलब डिवाइज़र। तो बी असल में यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर बी जो है ऐसे लिख देते हैं हम, एंड बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे हम, ए इज इक्वल टू 3Q प्लस आर, और यहाँ पे बी के जगह पे 3 बैठ जाएगा। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आर का वैल्यू हो सकता है 0, 1 और 2, क्योंकि 0 के बराबर है आर और उससे ग्रेटर मतलब 1, 2, लेकिन 3 से छोटा है, तो आर का वैल्यू होगा 0, 1, 2। लिखेंगे फॉर आर इज इक्वल टू 0, ए का वैल्यू क्या होगा, ए इज इक्वल टू 3Q। तो ए इज इक्वल टू 3Q जब आप किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर के टर्म्स में लिख सकते हो एक्सप्रेस करके इस तरह से, ए इज इक्वल टू 3Q। जैसे मान लीजिए अगर हम 12 को लिख दें 6 इंटू 2, तो 6 के टर्म में लिख दिया ना, तो इसका मतलब क्या है, वो 6 से डिवाइड होता है। तो क्योंकि हमने ए इज इक्वल टू 3Q लिख दिया है, देयर फोर 3 डिवाइड्स ए। 3 क्या करता है, ए को डिवाइड करता है। तो पहला वाला देखिए हो गया। अभी क्या करना है, फॉर आर इज इक्वल टू 1, जब आर का वैल्यू 1 होगा तो ए का वैल्यू क्या होगा, 3Q प्लस 1। तो ये जो 3Q प्लस 1 है इसमें बिठाएंगे, किसमें बिठाएंगे, नेक्स्ट वाले में, A+2। तो ए का वैल्यू है 3Q प्लस 1 और साथ में क्या बिठाए, 2। तो क्या हो गया, देखिए 3Q प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। 3 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, Q प्लस 3। तो देखिए जो A+2 है उसको हमने 3 इंटू सम इंटेजर के टर्म्स में लिख दिया है, तो देयर फोर 3 डिवाइड्स A+2। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, फॉर आर इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू क्या होगा, 3Q प्लस आर के जगह पे 2। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ए प्लस आर लेंगे, किसको लेंगे, ए प्लस आर को, A+4 को। तो ए का वैल्यू क्या है, 3Q प्लस 2 और साथ में रहेगा 4। तो 3Q प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 6। कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो Q रहेगा यहाँ पर 3 2 ज़ा 6। तो देखिए यहाँ पर A+4 को हमने क्या कर दिया है, 3 इंटू सम इंटीजर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है, 3 से डिवाइड होता है, 3 डिवाइड्स A+4। तो इसका मतलब क्या है, देयर फोर 3 डिवाइड्स, या फिर ऐसे लिखते हैं, फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए एनी वन ऑफ ए A+2 A+4 इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पर प्रूफ हो जाता है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अभी चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई 24।
तो ये कुछ हद तक क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरह जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिया हुआ था, फॉर m कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमने क्या लिखा था कि हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होंगे, c+1 c+2 c+3। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें कहा गया है 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो लिखेंगे लेट 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी। क्या क्या होगा, c पहले तो होगा c, इसके बाद होगा c+1, इसके बाद होगा c+2, इसके बाद होगा c+3। ये हो गए हमारे 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लिखेंगे व्हेयर c इज़ एनी इंटीजर। अभी क्या करना है देखिए, अभी इसमें हमें डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है। लिखेंगे अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर किस किस के लिए, सी को कौन डिवाइड कर रहा है, देखिए 24 डायरेक्टली अगर लिखेंगे तो यहाँ पर m के जगह पे क्या आएगा, 24 आएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 था, तो 0 से लेके 3 के अंदर मतलब कितना वैल्यू था r का, 1 2 और 1 2 0 1 2 3 वैल्यू था। लेकिन अगर यहाँ पे 24 लिखेंगे तो देखिए 0 से लेकर 23 तक इतने सारे r के वैल्यूज़ आएंगे, तो इतने सारे वैल्यूज़ को हमें लिखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हेक्टिक हो जाएगा ये, तो इसको कर पाना बहुत मतलब टाइम होती नहीं है। तो इसे शॉर्टकट में करने के लिए हम क्या करेंगे, 24 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 का फैक्टराइजेशन करने से क्या मिलता है देखिए, 2 12 से 24, 2 6 से 12, 2 3 से 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 2 से 4, 2 है 4 है और 3 है, कोई भी 3 मतलब फैक्टर निकाल देंगे तो 2 4 और 3 निकल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, यहाँ पर c को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से करेंगे तो आसान रहेगा। तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम फॉर c एंड 4, मान लेते हैं कि हम c को किस से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से, तो क्या होगा देयरफॉर c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर मान लेते हैं कितना है हमारा, r है हमारा रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो r का रेंज होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 4 क्या है, डिवाइजर से लेस देन रहेगा। तो अभी लिखेंगे फॉर फर्स्ट जो वैल्यू है r का कितना है 0, r इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q, क्योंकि r का वैल्यू 0 है। तो ये ऐसे अगर हम लोग 4 के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, दैट मीन्स 4 डिवाइड्स c। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे फॉर, तो देखिए c को हमने दिखा दिया कि c जो है 4 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट बारी है इसका, लेकिन यहाँ पे r का वैल्यू लिखेंगे फर्स्ट, r का वैल्यू है 1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1। ये जो c का वैल्यू है उसको हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, इसमें बिठाएंगे। तो देयरफॉर c प्लस 1 इज इक्वल टू, c का वैल्यू कितना है 4q प्लस 1 4q प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सीरियल वाइज नहीं जाएंगे हम लोग, पहले सी को करेंगे। और जिस तरह से नंबर 1 में हमने सी को करने के बाद लास्ट से किया हुआ था, लास्ट से हम लोग फर्स्ट की तरफ आए, तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी सेम पहले सी का करेंगे और इसके बाद लास्ट से हम लोग फर्स्ट की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर हम किस में बिठाएंगे इसका वैल्यू, c+3 में। तो यहाँ पे होगा c3 और यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा q+1। ठीक है, तो हमने देखिए c+3 को क्या कर दिया, 4 इंटू सम इंटीजर के टर्म्स में लिख दिया, तो देयरफॉर 4 डिवाइड्स c+3। नेक्स्ट क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर r इज इक्वल टू 2, फॉर r इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 4q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कहाँ पे बिठाएंगे, इसमें बिठाएंगे c+2 में। देयरफॉर c+2 इज इक्वल टू 4q प्लस 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 4, दैट मीन्स 4 को हम लोग कॉमन लेंगे, q+1। तो देयरफॉर हमने क्या कर दिया, इसको 4 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, देयरफॉर 4 डिवाइड्स c+2। नेक्स्ट किसकी बारी है, फॉर
देखिए यहाँ पर आर का वैल्यू कितना है, आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, क्योंकि 4 से लेस देन है। ठीक है, तो लास्ट वाला वैल्यू लिख देते हैं, आर इज इक्वल टू 4, आर इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू कितना होगा 4 क्यूब प्लस आर के जगह पे कितना बिठाएंगे 3 बिठाएंगे, और इसका वैल्यू हम लोग किस में बिठाएंगे, इसमें। देयरफॉर सी प्लस 1 इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 4 क्यूब प्लस 4, 4 कॉमन लेंगे, क्यू प्लस 1। तो देखिए हमने इसको 4 इंटू सम इंटेजर के टर्म्स में लिख दिया, देयरफॉर 4 डिवाइड्स सी प्लस 1। तो हम देख रहे हैं कि फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ सी, any one of c, c plus 1, c plus 2 and c plus 3 is divisible by, किससे डिवाइड हो जाता है 4। लेकिन हमारा एम क्या था, हमारा एम था कि हम उसको 24 से डिविजिबल दिखाएं। तो 24 से डिविजिबल दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि वो 3 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी, लेकिन इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो that any one of c, c plus 1, c plus 2, c plus 3 is divisible by 3 and also divisible by 2। तो therefore 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। किसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, इनके प्रोडक्ट को, इनके प्रोडक्ट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, c इंटू सी प्लस 1 इंटू सी प्लस 2 इंटू सी प्लस 3। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या हो रहा है 4 से भी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से भी, 2 से भी, तो अगर तीनों को मिला देंगे, मिलाने के बाद जो इनका प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, उनके इन तीनों नंबर के प्रोडक्ट यानी 24 से भी ये डिवाइड हो जाएंगे। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूव करना था।